बाजारों के लिए आज है एक ऐतिहासिक दिन जहां सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ कई सारे ऐसे सेक्टर इंडेक्स हैं जिन्होंने आज इतिहास में अपना सबसे ऊंचा स्तर यानी कि लाइफ हाई बनाया है। और आज है हमारी एक खास पेशकश, लाइफ एट लाइफ हाई। आप सबका स्वागत है इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। 14 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आज एक नया रिकॉर्ड बना है। इसका लंबे समय से आपको, हमको, सबको इंतजार भी था। लगातार एफआईज ब्रोकरेज भारत पर अपना भरोसा जता रहे हैं। ग्रोथ फिर से लौटती दिख रही है और ढेर सारे एक्शन सरकार की तरफ से इकोनॉमी को लेकर हुए हैं, रेगुलेटर्स की तरफ से हैं। उसके दम पर 14 महीने बाद ये फिर से मौका आया है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? ये बड़ा सवाल है। इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए? एफआई जो अब तक बेचना रुक नहीं रहे हैं, क्या वो फिर से लौटेंगे? ट्रेड डील को लेकर जो डर है उसका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अब भी पैसा लगाने का समय है? यदि है तो क्या, कहाँ? और दूसरी बात है कि अगर तेजी बनेगी तो और कितनी और कब तक? ढेर सारे सवाल होंगे आपके मन में। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले सर, आपको, कोटक म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके फंड में सभी निवेशक जो भी हैं उन सबको नया लाइफ हाई बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। और आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को भी इसकी शुभकामनाएं। पिछले एक साल में बहुत कठिन परिस्थितियां थी। कई लोग कहते थे कि मार्केट गिरने वाला है, बेच दीजिए, टैरिफ डील नहीं हो रही है, एफपीआई बेच रहे हैं। बट इन सारे माहौल में आपने लोगों का भरोसा बरकरार रखा, तो आप भी इस यात्रा के सहभागी हैं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैं बिल्कुल इस आप जो बधाई दे रहे हो उसे स्वीकार करता हूँ विनम्रता के साथ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चिंता मत कीजिए, ये समय भी निकल जाएगा, जो हम दर्शकों को बताते हैं और दर्शक सुनते भी हैं, ये कॉन्फिडेंस आपसे ही आता है। हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा है आप जैसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स और दिग्गजों के हाथों में सुरक्षित है, और आप बहुत सोच समझ कर लंबे समय से उनके लिए वेल्थ बनाते आए हैं, इसलिए ये भरोसा हमें भी आता है। और जहाँ कहीं हमारा भी भरोसा डगमगाए तो हम आप ही को बुलाकर पूछ लेते हैं, सब ठीक है ना सर, और आप भरोसा दे भी देते हैं। अब इस वक्त सवाल थोड़े से बदल गए हैं। भरोसा आप मेरे चेहरे पे हाव भाव में देख भी रहे होंगे। तो लाइफ हाई पर पहुंचे, लेकिन आपको क्या लगता है सर, 14 महीनों का वनवास मैं मान रहा हूँ, उसके बाद लाइफ हाई पर लौटे हम, लेकिन क्या ऐसा कुछ बदला है 14 महीनों में या 14 महीनों से अब तक, जिसकी वजह से बाजार फिर से थोड़ा अच्छा, बेहतर महसूस कर रहे हैं? अनिल भाई, मेरे हिसाब से तीन चीजें बदली है। एक, एफपीआई की रिलेंटलेस सेलिंग थी। एक्टिव एफपीआई बेच रहे थे, पैसिव एफपीआई जब रिडम्पशन आया तब बेच रहे थे। अब मार्केट को ये उम्मीद है कि एफपीआई की सेलिंग कम हो जाएगी। हमारा वेट एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स में तकरीबन 18.5-19% के पास है, और एफपीआई की ओनरशिप भारत के निफ्टी 500 स्टॉक्स में तकरीबन 16% के आसपास है। बट इन एफपीआई में कुछ पैसिव एफपीआई है जो तो इंडेक्स को कॉपी करते हैं। तो जो एक्टिव एफपीआई है उनकी ओनरशिप शायद 14-14.5% के आसपास होगी। अब भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में ये कब तक इतना बड़ा अंडरवेट रखेंगे, ये क्वेश्चनेबल है। और इसीलिए मार्केट को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल टैरिफ डील हो जाएगी, तो ये एफपीआई जो इस वक्त बाहर है शायद खरीदारी करना चालू कर देंगे। एटलीस्ट कुछ नहीं तो उनकी सेलिंग इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज एक्टिव एफपीआई का भारत में अंडरवेट काफी बड़ा है। दूसरी चीज अनिल भाई, हमारे फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। पिछले 6 क्वार्टर से इंक्लूडिंग सितंबर 25 में अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट को बाजू पे रखे तो अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी, कभी 5-6-7%, कभी 8-9%, बट डबल डिजिट में नहीं गई थी। अब जीएसटी बचत उत्सव की वजह से उम्मीद है कि दिसंबर क्वार्टर से अर्निंग्स डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। और तीसरा, पिछले एक सवा साल में हमारी मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, दूसरी मार्केट ने हमसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जो एक वैल्यूएशन गैप था हमारा और दूसरे लोगों का,
वो काफ़ी नैरो हो गया है। अब हमारे जो नॉर्मल एवरेज प्रीमियम होता था दूसरे मार्केट के सामने, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो एक अर्निंग्स रिकवर हो रही है डबल डिजिट में, एफपीआई की इंटेंसिटी कम होगी और शायद वो खरीदारी चालू कर देंगे। और तीसरा, ये जो एक सरकार ने यूएस टैरिफ की वजह से या अदरवाइज रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस चालू की है, रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। आरडीआई फंड लॉन्च हो गया जिससे डीप टेक में भारत का योगदान बढ़ेगा। आरबीआई ने रिलैक्सेशन किया, ब्याज के दरों में कटौती की, लिक्विडिटी बढ़ाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के मार्केट को और कंफर्ट देता है कि ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ों ने मिला के मार्केट के ट्रेंड को शायद अप मूव के लिए चालू कर दिया। एफआईएस की तरफ से बिकवाली कम होने का कुछ एक्शन पॉलिसी के लेवल पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पॉलिसी की बात निकली तो उसी पर आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। सोमवार को ही मैंने आरबीआई गवर्नर साहब का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि पिछली पॉलिसी में हमारा व्यू था कि हमारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर पॉजिटिव व्यू रखे और तब से लेकर अब तक डेटा बेहतर ही हुए हैं। क्या उम्मीद की जाए, क्या ये जो तेज़ी वापस से बैंकिंग शहरों की लीडरशिप से बनी है, उसमें ये उम्मीदें हैं कि पॉलिसी में ब्याज दरें घटेंगी और आगे आप कितनी और ब्याज दरें घटती हुई देखते हैं और क्या इसी पॉलिसी से घटना शुरू हो जाएंगी? सो आरबीआई मेरे हिसाब से अनिल भाई डेटा डिपेंडेंट रहेगा। वो तेल देखेगा, तेल की धार देखेंगे। अभी जो महँगाई का नंबर है, वो हमारे पूरे करियर का सबसे लोएस्ट नंबर पिछले महीने रिलीज़ हुआ था कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में। तो आरबीआई के पास स्पेस तो ज़रूर बनता है ब्याज की दरों काटने का। अब वो दिसंबर में काटते हैं, फरवरी में काटते हैं, वो उनके ऊपर रहेगा। बट रेट कट से ज़्यादा अनिल भाई, वो क्या बोलेंगे, उनका टोन कैसा रहेगा, वो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर एक रेट काटने के बाद आप बोलो कि ये साइकिल खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली मार्केट में उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। बट अगर आप डोविश टोन रखें, मार्केट को लिक्विडिटी के ऊपर कंफर्ट करें और बताए कि महंगाई अगर नीचे रही तो और भी ब्याज के दरों में कटौती हो सकती है, तो उसका ट्रांसमिशन, उसकी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ज्यादा रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आरबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन हो सकता है। अब एक और चीज़ जो जिस पर लोगों की नज़र है, जो बाज़ार पे बड़े ट्रिगर के तौर पर ट्रेड डील। अ, कैसे देखते हैं आप और क्या ट्रेड डील जब भी हो क्या बाज़ार को एक नया पुश मिलेगा, एक नई तेज़ी के लिए बाज़ार तैयार होगा? सो अनिल भाई, ट्रेड डील मेरे हिसाब से जब भी होगी, एक रिलीफ रैली शायद बन सकती है। ऑब्वियसली अगर मार्केट ने उसे पहला डिस्काउंट कर लिया तो रिलीफ रैली ट्रेड डील की अनाउंसमेंट से पहले होगी, और अगर नहीं डिस्काउंट किया तो बाद में होगी। मोर इम्पोर्टेंटली अनिल भाई, अब अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के बीच में एक पीस डील कर रहा है। अगर वो डील हो जाती है, तो जो 25% टैरिफ हम पे ज्यादा लगा है रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, हालांकि दुनिया में यूरोपियन यूनियन और चाइना हमसे कहीं ज्यादा रशियन एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीदता है। बट खैर, उन्होंने सिर्फ हमें टारगेट किया है, कंप्लीटली अनजस्ट, अनरीजनेबल। बट अगर एक पीस डील हो जाती है तो वो 25% रिमूव करने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। तो वो 25% ड्यूटी कम हो गई, तब भी मार्केट में एक रिलीफ रैली आ सकती है। ठीक बात है। तो ट्रेड डील और रशिया यूक्रेन के बीच में शांति, ये 2 बड़े ट्रिगर्स ग्लोबली हो सकते हैं हमारे लिए, जिसका फ़ायदा मिले भारतीय बाज़ारों को। एफआईआईस की बिकवाली का आपने ज़िक्र किया कि थोड़ा अब कम होते हुए तो दिखे और हम जितना उन्होंने बेचा है, हमने सँभाल भी लिया है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ एफआईआईस को चिंता थी वैल्यूएशंस को लेकर, कि भारतीय बाज़ार महँगे पड़े हैं दूसरे बाज़ारों के मुकाबले में। क्या लगता है सर आपको, वैल्यूएशंस अब ठीक हैं? और जो ये पिछले नतीजों का सीज़न रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है कि आगे चलते हुए बाजार में और बेहतर नतीजे आने की उम्मीद रखी जाए? सो अनडाउटेबली अनिल भाई, हमारे वैल्यूएशन दूसरे देशों के सामने प्रीमियम पे हैं। पहले दूसरे देश बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, हम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो हमारा प्रीमियम बहुत बढ़ गया था। फिर दूसरे देशों ने अच्छा परफॉर्मेंस चालू किया, हमारा परफॉर्मेंस 6 क्वार्टर में सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ का रहा, तो उस वैल्यूएशन का कम होना स्वाभाविक था। अब एफपीआई अंडरवेट इंडिया पे है,
और मोर इम्पोर्टेंटली अर्निंग्स ग्रोथ रिकवर हो रही है और इसीलिए उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है। एफपीआई क्या करेंगे उसके ऊपर अनिल भाई हमारा कोई जो नो हमारी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ तो हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छी गवर्नेंस रखें, ग्रोथ को बढ़ावा दे और अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में कर दे, तो ये सुबह का भूला शाम को तो घर लौट जरूर आएगा। ठीक बात है। तो अर्निंग्स को लेकर भी थोड़ा एक्शन बेहतर होता दिख रहा है। अब आइए सर, पूरे इस माहौल में 14 महीनों का जो मुश्किल समय रहा, एफआईज़ की बिकवाली से एक ज़माना था हम बहुत डर जाते थे। हम भी डरते थे और हमारे डरने की वज़ह से आप भी डरते थे, राइट? कि भई म्यूचुअल फंड में पैसे आने कम हो जाते हैं, उल्टा निकलना शुरू होता था। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हो गया है। ये भी शायद आपने हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एफआईज़ की बिकवाली के सामने डरे बगैर रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं और लगातार लगा रहे हैं। इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप और इसका आगे किस तरह का असर पड़ेगा? सो अनिल भाई, एक तो मतलब ये बदलाव जिंदगी में पहली बार देखा है कि एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं और हमारे पास पैसे हैं खरीदारी करने के। इसमें बहुत सारा योगदान आप जैसे लोगों का है अनिल भाई। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एसआईपी और एफपीआई की खरीदारी के सामने नहीं डरना, ये लोगों को समझाया। आज मैं भारत के किसी भी गांव में चला जाऊं तो लोग कहते हैं कि आपका और अनिल भाई का इंटरव्यू हमने जी बिजनेस पे देखा था। आपने जो कहा कि लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत खुशी होती है। बट अनिल भाई, कई बार रात को नींद भी उड़ जाती है। कई बार डर लगता है कि कहीं एफपीआई तो सही नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग बेच बेच के निकल रहे हैं। कहीं हम तो गलत नहीं कर रहे, कहीं हम अपने निवेशकों को गलत चीजों पे तो गुमराह नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जब देखते हैं तब एक चीज तय है, एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। भारतीय इंडिया इंक को अर्निंग्स ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नेंस अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर भारत 5-4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी जगह पे इंटरनली फोकस करना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से रिफॉर्म्स की धुआंधार बाजी चालू की है, वैसे ही वो आगे चलाते रहे। जैसे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स धंधे पे ध्यान दे रहे हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, वैसे ही अगर चलता रहे तो डेफिनेटली निवेशकों का पैसा बनेगा। और हमारी उम्मीद यही है कि ये जो मैच्योरिटी रिटेल निवेशकों ने दिखाई है, उसका फायदा आज लाइफ टाइम हाई में हम देख रहे हैं। एक और जो लोगों को थोड़ा-सा आजकल बड़ा टॉक ऑफ द टाउन हो रहा है, वो चिंताएँ होने लगी कि हम तो अब लाइफ हाई पे पहुँचे, चलो अच्छी बात है। इतना कंसोलिडेशन करके, इतना टाइम पास करके फिर यहाँ आए हैं। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में धुआँधार तेज़ी हो रही है और लगता है कि हम लाइफ हाई पे पहुँचे ही हैं और पता चला अमेरिकी बाज़ारों में वो एआई का बबल वगैरह कहीं फूट गया गुब्बारा और कहीं वो गिर गए तो पता चला हम भी वापस गिर जाएँगे। कैसे देख रहे हैं आप ग्लोबल मार्केट्स को, वहाँ की तेज़ी और हमारी तेज़ी को सर? सो अनिल भाई, एआई अनडाउटेबली गेम चेंजर है, बट जिस तरह से उसमें निवेश हो रहा है, उसके ऊपर कितना रिटर्न बनेगा, इसके ऊपर कुछ संशय है। नाउ एक चीज अनिल भाई, जो पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि भारतीय लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी, तो अमेरिका ने छुट्टी डिक्लेयर नहीं की थी, बट भारत में उनके शोक में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। हत्या हुई थी अमेरिकन राष्ट्रपति की, शोक भारतीय मना रहे थे। तो हो सकता है अगर अमेरिकन मार्केट गिरे तो उसकी सराहना में हम भी यहाँ पे गिर सकते हैं। बट दूसरी बात, ऐसा लगता है कि निवेशक अब समझदार हो गया है और अमेरिकन मार्केट गिरेगी तो वो एआई के लो रिटर्न ऑन इक्विटी की वजह से गिरेगी। भारत में एआई के मामले में कुछ खास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं। पिछले सवा साल में जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, उसका एक कारण लैक ऑफ एआई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं।
तो हो सकता है कि भारत की मार्केट को अगर हम एंटी एआई ट्रेड में पोजीशन कर दें, तो जब एआई का बबल फूटेगा, तो पैसा यहाँ पे आएगा। सारा दारोमदार लोगों की मानसिकता पे है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेंगे या अपने फंडामेंटल्स पे हम ध्यान देंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि हमें अपने फंडामेंटल पे ध्यान देना है, बजाय अमेरिका के। बस वही है कि थोड़ी उधर आग-वाग लगती है, थोड़ी आँच यहाँ तक पहुँच जाती है। बस गर्मी हो, झुलसे ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ है सर, है ना, लाइफ़ हाई बन गया है। 2 चीज़ें इस बार लाइफ़ हाई में थोड़ी अलग दिख रही है। एक तो लाइफ़ हाई पे एक जो यूफ़ोरिया टाइप वाला माहौल होता है, ओह! ये, वो एकदम वैसा मतलब धूम-धड़ाके वाला माहौल नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के शेयर, पोर्टफ़ोलियो तो नहीं कहूँगा, जो उनके पास शेयर हैं वो 20%, 30%, अलग-अलग हिसाब से अपनी-अपनी काबिलियत से जिसने जिस तरह से खरीदे हैं, वो सारे इतने नीचे चल रहे हैं। तो उनके पोर्टफ़ोलियो में तो लगता है कि अभी भी लाइफ़ हाई बनने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो जो लोग बैठे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों का पोर्टफ़ोलियो बनाकर, अभी भी काफ़ी नीचे हैं, उनके लिए क्या रहा है? क्या सलाह है, क्या डायरेक्शन है सर? सो अनिल भाई, स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा बड़ी तेजी सोने में आई है और 80% से ज्यादा भारतीय हाउस होल्ड में सोना है। बट उसकी वेल्थ इफेक्ट हमें नहीं दिखती है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी वेल्थ बढ़ती है, चाहे रियल एस्टेट में निवेश करके, सोने में निवेश करके, स्टॉक मार्केट में निवेश करके, तो उसका प्रदर्शन नहीं करते। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले बहुत सारे भारतीय हैं। तो एक लोगों की बातें सुन के या व्यवहार देख के कई बार हमें अंदाजा नहीं होता कि इनके पास कितना पैसा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले भारतीय भी बहुत हैं। दूसरा जो आपने कहा, वो बात भी एकदम सत्य है। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स काफी गिरे हैं। ये लाइफ टाइम हाई कुछ लार्ज कैप स्टॉक की वजह से, कुछ मिड कैप स्टॉक की वजह से हुआ है। तो मेरा तो सभी रोकाणकारों से, निवेशकों से एक ही निवेदन है, आप लाइफ टाइम हाई इंडेक्स से उसे मत देखिए। अपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए, क्या ग्रोथ करेगी, क्या वैल्यूएशन है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पीक सही है, अर्निंग्स ग्रोथ बाजार की उम्मीद से ज्यादा रहेगी, गवर्नेंस अच्छी है, तब आप निवेश चालू रखिए। मार्केट कई बार आपको एक मौका देता है करेक्शन करके, तो उसका लाभ उठाइए। अपने पोर्टफोलियो पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल उस पोर्टफ़ोलियो में पैसा बन पाएगा। अच्छे पोर्टफोलियो के साथ रहें। लेकिन हर बार नीलेश भाई तेजी की जब भी नई हाइज बनते हैं, लीडरशिप बदलती है, कुछ नए सेक्टर, नए शेयर बाजार की मजबूती को लीड करते हैं, पुराने कुछ पीछे भी रह जाते हैं। इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं आप, और आपको क्या लगता है कहाँ निवेश करना चाहिए? अगर किसी को लाइफ हाई पर भी नया निवेश करना है, तो वो कहाँ होना चाहिए? सो लाइफ हाइक पे अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो पहला निवेदन होगा अनिल भाई कि आपने एसेट एलोकेशन को देखिए। बिकॉज़ पिछले 3 महीनों में मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए पैसा इक्विटी में लगाएँ, वैसा नहीं है। आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड एंड रीट इनविट, ये सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में संतुलित निवेश करना जरूरी है। दूसरा, आप लाइफ टाइम हाई मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है। और तीसरा, आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। एक जमाना था महंगाई 10-12% रहती थी, इक्विटी मार्केट में 15-20% निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। बट आज की तारीख में पिछले 9 महीने की महंगाई सिर्फ 2% रही है। अब 2% महंगाई पे 20% रिटर्न निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। महंगाई से ज्यादा रिटर्न जरूर मिलेगा, लेकिन डबल डिजिट रिटर्न मिले, वो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो लंबी अवधि, संतुलित निवेश और मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन करके आप निवेश कर सकते हैं। सर, ये तो सारी इमोशंस लेने के लिए बड़ा मतलब संसार की मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा, मतलब तो इमोशन ऐसा आता है सारा पैसा इक्विटी में डाल दे ज़्यादा बनेगा। इमोशन ये आता है कि रिटर्न आप करें धीरे धीरे कम बनेगा, हमको लगता है जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और समय भी, जैसा आपने कहा कि लाइफ हाई पर आ रहे हैं तो नेचुरली समय ज़्यादा लगेगा। हमें लगता है तो अब तो टाइम आया है लाइफ हाई पे। हाँ, सारी इमोशंस को बदलना पड़ेगा नीलेश भाई। तो अनिल भाई, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि
गुड न्यूज एंड गुड प्राइसेस डोंट कम टुगेदर। आज सारे न्यूज बहुत अच्छे हैं। सरकार रिफॉर्म कर रही है, अर्निंग्स ग्रोथ रिकवर हो जाएगा, एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम हो रही है, आज नहीं तो कल टैरिफ डील हो जाएगा, ऑयल के दाम नीचे रहेंगे। बट ये सारी चीजें तो मार्केट ने पहले से डिस्काउंट करना चालू कर दिया। जब 22,000 की निफ्टी थी कुछ समय पहले, तब न्यूज सब खराब थी। अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, लिक्विडिटी और रियल इंटरेस्ट रेट्स हाई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। वो सारे नेगेटिव न्यूज के समय लेने का समय था, बट तब डर लग गया। आज न्यूज अच्छे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेने का मन होता है बिकॉज थोड़ी लालच आ गई है। अपने लालच और भय दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छे न्यूज और अच्छे दाम एक साथ बहुत कम मिलते हैं। हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए आसान काम है, इसलिए हमने ये सोचा कि बेहतर ये है कि सीधे म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाए जाए। अब आखिरी सवाल ये बता दीजिए, फिर म्यूचुअल फंड में किस तरह की स्कीम्स, जिनको इक्विटी में पैसा डालना हो, उनके लिए इस समय उचित है, वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है? सो अनिल भाई, इस वक्त हमें लार्ज कैप थोड़ा अच्छा लगता है आउट परफॉर्मेंस के जरिए रिस्क एडजस्टेड बेसिस के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने कोविड के समय में इक्विटी में खरीदारी की, तो आप मिड कैप फंड में आ सकते हैं। आने वाले 3 से 5 साल में मिड कैप मार्केट को आउट परफॉर्म करे वैसा लगता है। अगर आप कोविड के समय में डर गए थे, अपनी एसआईपी रोक दी थी, मार्केट की गिरावट से आपको घबराहट हुई थी, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट अलोकेशन फंड कैटेगरी में आए। यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार डेट और इक्विटी में अलोकेशन करता रहेगा। और अगर आपने कोविड के समय में न बढ़ाया न कम किया, जो चल रहा था वो चलने दिया, एक एवरेज रिस्क टेकर है, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड में निवेश करिए। अनिल भाई, एक मिर्जा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हम लोग सब मार्केट को देख रहे हैं, अपने आप को देखिए। आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उस प्रकार से फंड को सिलेक्ट करिए। ये आपके एकदम जो बैलेंस्ड अप्रोच है ना, थॉट से जो एकदम बिल्कुल इमोशन से हटकर, इसी वजह से आप एक बेहतरीन फंड मैनेजर बन पाते हैं और दूसरों का पैसा इतने अच्छे तरीके से बाजार में लगा पाते हैं। इसी तरह से आप निवेशकों की वेल्थ बनाने के लिए और बेहतरीन काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आज एक लैंडमार्क दिन है बाजार के लिए, हम सब के लिए, जब लंबे समय के बाद वापस बाजार हाइस पर पहुंचे हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस खास मौके पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।